Hello everyone, welcome back to my channel. So in the last video, we have started our next chapter of accounting, that is accounting principles. In the last video, we have read about what is accounting principles, what are its necessity and also the features and nature. We have done our first nature, that is accounting concept, or we can say fundamental accounting or assumption consumption, that include going concern, consistency and accrual. In this video, we are gonna start with the second nature, that is accounting conventions. Accounting conventions क्या होता है? अकाउंट की जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं सालों सालों से, ठीक है, जो भी हमारे ट्रेडिशन से अकाउंटिंग चली आ रही है, ठीक है, उसका क्या एक आउटकम है, ठीक है, क्यों हम वो प्रिंसिपल्स, क्यों हमने उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है, क्यों हम और प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ना 11 रूल्स आते हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि ना जो भी मेरा बिजनेसमैन है ना, जो भी मेरा बिजनेसमैन है और जो भी मेरा बिजनेस है, लाइक बिजनेस एंड ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी है। ये इन दोनों को हम लोग एक नहीं बोल सकते। ये नहीं कि मैंने बिजनेस खोला है, मैं पैसा ला रही हूँ तो बिजनेस भी मेरा, ठीक है, ऑनर भी मैं हूँ, नहीं। ऑनर अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई बिजनेस मेरा अलग है और जो प्रोप्राइटर है ना वो अलग है। जो भी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी मैं बुक अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करूंगी, वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करूंगी कि हाँ भाई मैं ऑनर हूं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, नहीं, वो मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। तो वो यही बोलता है कि भाई जो ऑनर है ना, वो एज अ सेपरेट एंटिटी देखा जाता है हमारे बिजनेस से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी मेरे ट्रांजैक्शंस या फिर जो भी मेरे इवेंट्स हो रहे हैं, जिन भी इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस को मैं मनी की फॉर्म में मेजर कर सकती हूँ, वही मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट नो ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन माई बुक ऑफ अकाउंट्स। कि यही बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो है, पर मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती मनी वैल्यू में, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी, ठीक है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि भाई मेरे ऑफिस में या फिर मेरे बिजनेस में मेरे पास बहुत सारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं जो मुझे मेरी प्रॉफिट मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, बट मैं उनको मनी के टर्म्स में मेजर कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही, बट ये ट्रांजेक्शन तो मेरी बिजनेस से रिलेटेड है। तो वो यही बोलता है कि जिस भी ट्रांजेक्शन को, जिस भी इवेंट को मैं मनी के टर्म्स में चेंज कर सकती हूँ, दैट स्टेटमेंट इज ओनली गना रिकॉर्डेड इन माई बुक ऑफ अकाउंट्स। रेस्ट कोई भी, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, बट अगर वो मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये हमारा मार्च तक, ये हमारा अकाउंट्स में अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसमें लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमारे जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, कितना मेरे को लॉस हुआ है, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं हम अपने बिजनेस की, दैट इज माई अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। मैंने सपोज किया कि जो मेरा बिजनेस है वो मेरा 100 साल तक चलेगा। अब मैंने क्या करा, इस चीज को मैंने स्मॉल स्मॉल पीरियड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे 1 साल, मतलब एक मैंने नंबर लाइन बनाई, मान लो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, मैंने उस पे 100 स्केल्स बना दिए, हर एक साल का डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अगर मान लो मैंने आज एक बिजनेस खोला है, मैं कह रही हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो 3 साल चलेगा, तो 2022 एक, 2023 एक और 2024 एक, मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स बना दिए अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो हर एक साल के एंड में मैं क्या करूंगी, अपने बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट देखूंगी, फाइनेंशियल एंड इनकम स्टेटमेंट देखूंगी, मैं पोजीशन देखूंगी, मैं बैलेंस शीट देखूंगी कि आज मेरा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। ये हम करते ही इसीलिए है कि हम लोग रेगुलर इंटरवल पे अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है ना, हम उसको चेक कर पाए, ठीक है। जो भी लाइफ होती है ना एक एंटरप्राइज की, उसको हम ना तोड़ देते हैं स्मॉल स्मॉल पीरियड में, उस चीज को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्यों करते हैं? ताकि जो मेरे परफॉर्मेंस है बिजनेस की वो मैं रेगुलर इंटरवल पे देख सकूं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट एंड माय बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये एक ही बात होती है,
ठीक है। नेक्स्ट आई हैव इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना मेरे बिजनेस से रिलेटेड, वो पूरे की पूरी फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्क्लोज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि नहीं दिखाना, डिस्क्लोज मतलब ये है कि हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है उसको मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली दिखाना है, कुछ भी हाइड नहीं करना। ठीक है। फुली डिस्क्लोज का मतलब ही यही होता है कि नॉट हाइडिंग एनीथिंग, कुछ भी मुझे हाइड नहीं करना। ये हम किस लिए करते हैं? अपने यूजर्स के लिए करते हैं, ताकि यूजर्स मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है मेरे बिजनेस की वो देख पाए, ताकि उनके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो मेरे बिजनेस की। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कंटिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है। जो भी लॉसेस हम सोचते हैं बिजनेस में हो सकती हैं, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगी? ये ना मैं ना एज अ फुट नोट दिखाते हैं हम लोग उसको बैलेंस शीट की। मतलब बैलेंस शीट जैसे आप बनाते हो, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बिल्कुल उस डब्बे के नीचे आप उसको कंटिजेंट लाइबिलिटीज को दिखाते हो। ठीक है। कि हाँ भाई इस रीजन से या फिर ये रीजन है मेरे लो टर्नओवर के। ठीक है। तो मतलब आपने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है। सॉरी, लाइक आपने सब कुछ फुल्ली डिस्क्लोज कर रखा है, आपने कुछ भी हाइड ही नहीं किया। ठीक है। आपने कंटिजेंट लाइबिलिटी को भी दिखाया है कि भाई ये रीजंस है मेरे लो टर्नओवर के। दैट मींस फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि कुछ भी हाइड नहीं करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो किसी भी कंपनी ने कोर्ट केस कर दिया हम पे, और मुझे लगता है कि हाँ भाई अब ये केस तो मैं हार जाऊंगी। ठीक है। और मुझे लगता है कि हाँ भाई इस चीज के लिए ना मुझे ना कुछ ना एक ना अमाउंट, बड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा सामने वाली कंपनी को जिसने भी मुझ पे केस करा है। ठीक है। तो भाई ये जो लॉस है ना, ये हुआ तो नहीं है मेरे को अभी तक, पर मैं क्या करूंगी, इसको फिर भी एज अ फुट नोट अपनी बैलेंस शीट के मैं वहां पे इसको शो करूंगी कि हाँ भाई नहीं, मेरी कंपनी को ये जो लॉसेस हैं वो हो सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है। तो मैं उसको दिखाऊंगी, मैं फुली डिस्क्लोज कर रही हूँ हर चीज, मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रही। तो ये होता है, मतलब अकाउंट्स में आपको हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज आपको दिखानी पड़ेगी अपने यूजर्स को। कुछ भी आप लोग हाइड नहीं कर सकते। दैट इज माई फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ओके। सो नेक्स्ट आई हैव इज मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताता है किसी भी आइटम की या फिर किसी भी इवेंट की। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन वो मेरी मटेरियल बच्चों जब ही होगी जब मैं उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रही हूँ इन्वेस्टर, और उसको डिस्क्लोज करने पे मेरा इन्वेस्टर या फिर यूजर का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है। वो ये बोलता है कि जो सारी की सारी मेरी मटेरियलिटी इंफॉर्मेशन होती है वो मेरी डिस्क्लोज होनी चाहिए मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है। वो इंफॉर्मेशन जो किसी भी इन्वेस्टर या फिर यूजर का डिसीजन चेंज करने की ताकत रखती हो, दैट इज माय मटेरियलिटी प्रिंसिपल। कि किसी भी यूजर की, किसी भी इन्वेस्टर की थिंकिंग को, उनके डिसीजंस को, जो मेरी एक चीज, कोई भी मेरी आइटम, कोई भी मेरा इवेंट उनको चेंज कर पा रहा है, दैट इज माय मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है भाई, किसी कंपनी के लिए कुछ चीजें मटेरियल हो सकती हैं और कुछ किसी के लिए कुछ चीजें मटेरियल हो सकती है। ठीक है। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ऑब्वियस है ना, कोई बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कई बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। 1000 रुपीज है, आप लोग किसी भी मल्टीप्लेक्स में जाते हो, इजी डे में जाते हो, आप 1 सेकंड में खर्च कर देते हो, बट यहीं पे 1000 रुपीज किसी गरीब से पूछ के देखो, वो उसको खर्चने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस आप उससे पूछो 1000 रुपीज की, तो एक जगह 1000 रुपीज मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम जस्ट लाइक ठीक है, मैं अपनी नीड तो फुलफिल करूंगी ना यार, खर्चे तो है वो तो मैं करूंगी ना यार, बट यही सेम टाइम पे आप उस गरीब इंसान से पूछो, वो कैसे उसको खर्चने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दैट इज मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। नेक्स्ट आई हैव इज प्रूडेंस, और आई कैन से कन्वर्जेटिज्म प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ना भाई जो भी मेरे एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है ना वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, पर जितने भी मेरे एस्टिमेटेड लॉसेस है ना वो मैं रिकॉर्ड करूंगी। क्या बोलता है कि हाँ भाई मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई आने वाले फ्यूचर में ना मेरे को ना 200 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, मैं वो नहीं दिखाऊंगी। बट अगर मुझे लगता है ना सेम साइड पे कि भाई आने वाले टाइम में 200 करोड़ का तो लॉस होगा ही होगा, तो वो मैं दिखाऊंगी। दैट इज माई प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है।
नेक्स्ट आई हैव इज कोस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कंसेप्ट प्रिंसिपल। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। जितने भी हैश देके मैंने वर्ड यूज कर रखे हैं, इनमें से दोनों नाम आपको पता होने चाहिए और कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। कोस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कोस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो भी मेरा एसेट है ना, वो मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। वो किस प्राइस पर रिकॉर्ड होगा? जिस प्राइस पे मैंने उसको खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे मैंने एक मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की। आज से 1 महीने बाद वो 80 हजार की हो रही है, तो मुझे उस 80 हजार वाले अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। मैंने 1 लाख की खरीदी है, मेरी किताब में 1 लाख की दिख रही है, तो 1 लाख रुपए ही मेरे लिए मायने रखते हैं। चाहे वो 1.5 लाख की हो रही है इन कमिंग टाइम, या वो उसका प्राइस वो डिक्रीज हो रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं वो हिस्टोरिकल कोस्ट पे ही चलता है। अगर आज से 4 साल पहले मैंने कोई मशीन खरीदी है 2 लाख की, तो आज भी वो मेरी बुक्स में 2 लाख की ही मानी जाएगी। चाहे उसका प्राइस आज करंटली बढ़ गया है या फिर कम हो गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नेक्स्ट आई हैव इज मैचिंग कंसेप्ट, और आई कैन से मैचिंग प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है बच्चों? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखना या फिर डिटरमाइन करना हमारे बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, बिजनेस प्रॉफिट करने वाला है या फिर बिजनेस प्रॉफिट नहीं करने वाला है। एक साल में जितने भी रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किए हैं, उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया गया है, सेम टाइम पे हम उसको मैच करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बच्चों, मैंने क्या बोला कि किस रेवेन्यू के लिए कितना खर्चा किया है उसको मैच करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। मान लो आज मुझे 1 लाख का प्रॉफिट तो हो गया, बट इस प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने कितने मैनेजमेंट हायर किए, कितने मैंने लेबर्स को पैसा दिया, कितना मैंने खर्चा किया है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, एंड हम उसको मैनेज करते हैं। दैट इज माय मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि एक एक्यूरेट प्रॉफिट या फिर एक लॉस निकल के आए कि भाई जितना मैंने खर्चा किया है उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिला ही नहीं मिला। खर्चा तो मैंने 1 लाख का कर दिया, पैसा मेरे पास 50 हजार रुपये आया, तो वहां पे ये तो लॉस हो गया। तो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैचिंग कंसेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल देखते हैं। अब बच्चों, जैसे आप लोग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, आपको खुद को पता चल रहा होगा कि हाँ भाई, हर एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कोर्स आपको पता चल गया, मैचिंग प्रिंसिपल क्यों करते हैं वो भी पता चल गया, ये करने से प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, कंपनी सेफ साइड पे चलती है। तो दैट्स वाई हर एक बिजनेसमैन जब भी अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, तो उसके लिए खुद ब खुद इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को देखते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव इज डुअल एस्पेक्ट या फिर डुअलिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है बच्चों की ना, हर एक ट्रांजेक्शन के ना, हर एक जो भी ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में आ रही है उसके दो एस्पेक्ट होंगे, या मतलब दो इम्पैक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब मान लो बच्चों, जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके दो इम्पैक्ट आ रहे हैं। एक तरफ तो ये है भाई, एसेट आ रही है, कैश आ रहा है मेरे पास, कैश मेरा एसेट ही तो है। ठीक है, संपत्ति है भाई बिजनेस की, वो खुद की है। ठीक है, एक तरह से तो मेरे पास एसेट्स आ रही है। दूसरी तरफ से लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों पीछे? बिजनेस और ऑनर सेपरेट एंटिटी है। अगर मैं आज बिजनेस को 1 लाख रुपए दे रही हूँ ना, तो बिजनेस के लिए वो 1 लाख रुपए उधार है, कि कल को मुझे इस ऑनर को 1 लाख रुपए उधार, मतलब उसकी उधार चुकानी है। ठीक है, आपने भी सुना होगा कि नहीं भाई यार इतने पैसे लगाए हैं, अब उसको ओवरकम भी तो करेगा ना दुकानदार या फिर उसमें बिजनेसमैन है। अभी तो चलो पैसे लगा लिए, उसके बाद जितना पैसा उसने खर्च किया है वो उसको पूरा बढ़ाने की कोशिश करता है, प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। तो वही बोलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में हो रही है ना, उसके दो इम्पैक्ट आते हैं, डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बच्चों क्या बोलता है कि रेवेन्यू जो है वो मेरा रिकॉर्ड होगा पीरियड में जब भी वो अर्न होगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं पड़ता कि मेरे को पैसे रिसीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल, मैंने आज सेल किया 50 हजार रुपए की। ठीक है,
आज मान लो तारीख हम लगा लेते हैं, 1 फरवरी को मैंने सेल करी 50,000 रुपए की। 31 मार्च को मुझे पता है कि मेरी जो बुक है वो क्लोज़ होगी, मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालूँगी और मुझे ये पता चल रहा है कि भाई 16 अप्रैल को मेरे को मनी रिसीव होगी। इन शॉर्ट अगर मैं इन डेट्स को हटा के आपको बोलूँ, आज मैंने सेल करी बट मुझे पैसा नहीं मिला, बट आज मैंने सेल कर दी ना, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगी। कोई मतलब नहीं पड़ता कि पैसा मुझे आज मिला या नहीं मिला, क्योंकि डेफ़िनेटली है, जब ट्रांज़ैक्शन हो ही गई है तो पैसा मुझे मिल जाएगा। तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि जब ट्रांज़ैक्शन हो जाती है ना, तो आप उसी टाइम उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा अभी आपको मिला है या नहीं मिला है। लास्ट वी हैव इज़ वेरिफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अकाउंटिंग मेरी हमेशा फ्री होनी चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही है ना मेरे बिज़नेस में, उन सब का मेरे पास एक प्रूफ होना चाहिए। अब एग्ज़ाम्पल जैसे इनवॉइस है, इनवॉइस या फिर बिल्स, आप होटल में जाते हो कुछ भी होता है, आपको लास्ट में एक बिल मिलता है। बिल क्या इंडिकेट करता है कि आपके पास प्रूफ है कि आपने वहाँ पे पे किया है, आपने वहाँ पे अपनी सिटिंग दी है। तो दैट इज़ माय वेरिफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कि आपके पास हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। So we have done with my principles. In this chapter, we have to read our one more topic, that is accounting standard. We would complete this topic in my next video. So thank you for watching.